नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की एक पार्टी शिवसेना के बारे में। आपको पता होगा कि पिछले साल इलेक्शंस के आसपास शिवसेना का दो हिस्सों में विभाजन होता है। एक हिस्सा जो है उद्धव ठाकरे के अंडर में रहता है, दूसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के अंदर में रहता है। अब जब इस तरीके का दो, आप कह सकते हैं कि दो हिस्सों में विभाजन होता है, तो एक सवाल आता है। हमारे पास एक एंटी डिफेक्शन कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, या जिसे आप दल बदल कानून भी कहते हैं। तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से जो मेंबर्स अगर अपनी पार्टी को छोड़ करके बाहर निकलते हैं, या कुछ और ऐसे प्रावधान है जिनके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या फिर उनकी सदस्यता जो है उनको रद्द किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी के बारे में रहेगा, इसी के सवालों से भरा रहेगा। और हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, स्पीकर ने अपने पावर्स के अनुसार क्या कहा है, और इस ऑथर के अपने व्यूज क्या है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड का जो टाइटल है वो द हिंदू से लिया गया है, जिसका टाइटल है अ स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने ये डिटरमाइन करने में, ये जांच करने में कि कौन सा दल जो है या कौन सा हिस्सा जो सही में शिवसेना का हिस्सा है। ठीक है, तो इस सवाल को जज करने में स्पीकर ने थोड़ा फ्लॉ दिखाया है या फिर कुछ फ्लॉड एक्शन लिया है। ऐसा ऑथर क्यों कह रहा है, लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या रूपरेखा रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि खबरों में क्यों है, क्योंकि अभी जो इनकी स्टेट असेंबली है, जो विधानसभा है, उसके स्पीकर का, अध्यक्ष का फैसला आया है और उसने ये डिसाइड किया है कि जो एकनाथ शिंदे जी के अंडर में जो शिवसेना है वो वाकई में है असली शिवसेना है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अंडर में है वो आप कह सकते हैं एक दूसरा हिस्सा है जो इससे निकल करके दूसरा बना है। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे कि फिर इस रिगार्ड में, इस रेस्पेक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून जो है वो क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अयोग्यता का आधार क्या है। इस कानून के अंदर में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिन प्रावधान के अंदर में आप अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि वो उनके बेसिस क्या है, उनके आधार क्या है। उसके बाद देखेंगे कि अध्यक्ष या स्पीकर की शक्तियां क्या है इस कानून के अंदर में। उसके बाद लेखक का दृष्टिकोण देखेंगे और फिर आर्टिकल को जो है निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए एक अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह आपका आर्टिकल है, यहाँ देख सकते हैं। इसे पीडीटी आचार्य ने लिखा है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन रियल फैक्शन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो अब ये देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मुद्दा यहाँ पे ये है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हुए शिवसेना विधायक समूह की जो अयोग्यता, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठाए गए थे जो पहले की शिवसेना थी, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अंदर में शिवसेना थी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि इनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जो भी आपके लॉ मेकर्स थे, जो भी नेता थे, वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो भी शिवसेना से बाहर निकल करके अगला अपना एक अलग गुट बनाए हैं, उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। ये था मुद्दा। ठीक है, और मानदंड क्या है इसका? मानदंड ये है कि संविधान की 10वीं अनुसूची, जो कि आपका 10th शेड्यूल है संविधान का, जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, या फिर कह सकते हैं 10वें शेड्यूल में भी आपके जो लॉ मेकर्स हैं उनकी अयोग्यता के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 10वें शेड्यूल के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। याचिकाकर्ता कौन है? मूल शिवसेना पार्टी, जो कि अभी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अंडर में है। ठीक है, बागी विधायक पर आरोप क्या है? इन पे आरोप ये है कि जब इनको पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया तो ये कहीं दूर गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने क्या डिसाइड किया वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने पार्टी से बाहर आ गए और उसके साथ विपक्ष के साथ इन्होंने गठबंधन किया और फिर ये सीएम बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये याचिका दायर की गई कि इनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अब इसमें अध्यक्ष की क्या भूमिका है? ठीक है, अब जो अध्यक्ष की भूमिका यह है कि वो निर्धारित करेगा कि ये जो कार्यवाही है, ये जो चीजें हुई है, इसमें जो मेंबरशिप है, जो पार्टी की मेंबरशिप सदस्यों ने छोड़ी, वो क्या स्वैच्छिक या स्वेच्छा से छोड़ी गई। ठीक है, क्योंकि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है, ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी की मेंबरशिप, पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसकी
आपके सदन की सदस्यता भी, उस पर भी अयोग्यता का एक कह सकते हैं कि प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष को ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे इन लोगों ने, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो लोग निकले हैं, उन लोगों ने क्या अपनी पार्टी की मेंबरशिप को स्वेच्छा से छोड़ा है कि नहीं। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम ही हैं शिवसेना पार्टी, तो यहाँ पे मेंबरशिप छोड़ने की बात आएगी कि नहीं आएगी, इसी सवाल को निर्धारित करना था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, दल बदल विरोधी कानून जो है वो है क्या। तो दल बदल विरोधी कानून जो है संसद या विधानसभा के सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने से रोकता है या दंडित करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपको पता होगा एक दौर था जब हम ये कहा जाता था आया राम गया राम सरकार, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से निकल के किसी भी पार्टी में चला जा रहा था। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए इसके साथ साथ एक टर्म बहुत ही प्रचलित रहती थी, हॉर्स ट्रेडिंग। क्या किया जाता था कि सदस्यों को जो खरीद फरोख्त की जाती थी, पैसे देकर के, रिश्वत देकर के पार्टी में शामिल किया जाता था। इन सारी चीजों को रोकने के लिए और सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह कानून लाया गया। ठीक है, संसद ने इसे 1985 में 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के रूप में संविधान में जोड़ा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 10वीं अनुसूची के अंदर तहत ये जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्या है उसके बाद हम देखें तो दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित करना, और आप ये कह सकते हैं सरकारों में स्थिरता लाना। जो लोग जल्दी अपना दल बदल देते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको रोकना, और जो सरकारें हैं उनके अंदर एक स्थिरता लाना। ठीक है, ये तो है इसका उद्देश्य। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, उसको 52वें संशोधन अधिनियम में संविधान में शामिल किया गया था 1985 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में जो है 10वीं सूची में, अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कौन सी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर अयोग्यता के लिए क्या आधार है, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो कब उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ मापदंड है, वो ये है कि यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं जीत गया, उसके बाद मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने उस पार्टी को छोड़ा तो मैं अयोग्य घोषित किया जा सकता हूं। अगेन ये सवाल जो है डिसाइड कौन करता है, ये आपके सभापति करता है। जैसे मान लीजिए विधानसभा में उसका अध्यक्ष करेगा, लोकसभा में जो है वहां का स्पीकर करेगा। तो इसलिए यहां देखा जाएगा कि वो स्वेच्छा से किया है कि नहीं किया है। ठीक है, पहली चीज ये कि अगर मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा हूं वहां से मैंने उसकी चुनाव लड़ने के बाद उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया है अपनी स्वेच्छा से, तो ऐसे में मैं अयोग्य करार दिया जा सकता है। दूसरी बात, यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान करने से दूर रहता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक व्यक्ति है जिसे मतलब आप कह दीजिए कि एक मेंबर है, एक सदस्य है जिसे कहा गया है कि आपको इस मैटर में इसके फेवर में वोट करना है। ठीक है, और वो व्यक्ति वैसा नहीं करता है या फिर मतदान ही नहीं करता है, तो ऐसे में उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसको बताएगा कौन कि मतदान कहाँ करना है, तो उसके लिए हमारी राजनीतिक जो दल होते हैं उनके अंदर एक विप होते हैं। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है ये अधिकृत व्यक्ति है, जिन्होंने पार्टी ने अधिकार दिया है कि आप डिसाइड करेंगे और इन मेंबर्स को बोलेंगे कि किस मैटर में कैसे वोट करना है। अब अगर कोई मेंबर ऐसा नहीं करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई व्यक्ति है जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है उसके बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या फिर यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर मान लीजिए आप मनोनीत किए गए हैं सदन में और उसके बाद 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में आप शामिल होते हैं तो भी आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है 6 महीने के बाद में। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर किसी दल को ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई ऐसी प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद में किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिसाइड करता है स्पीकर या फिर सभापति। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे अपवाद है, 2 मामले यहां पे अपवाद दिए गए हैं कि यदि कोई सदस्य पार्टी के किसी अन्य पार्टी में विलय होने के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी को बदलता है। मतलब कि यहां पे
पार्टी का विलय हो रहा है, यदि कोई सदस्य है जो पार्टी का विलय होता है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विलय हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य उसके लिए सहमत है तो फिर ऐसे में आपके खिलाफ जो है कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, आपको अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको विलय के संबंध में यहाँ पे आपको एक ये कह सकते हैं कि अपवाद रखा गया है कि अगर 2/3 सदस्य किसी विलय के लिए मान जाते हैं तो ऐसे में जो है आपको अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरा है पीठासीन अधिकारी के रूप में अगर आप चुने जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे संसद में या हमारे हाउस में क्या होता है कि जो सदस्य चुन के आते हैं उनमें से हम लोग एक स्पीकर चुनते हैं या सब यहाँ पे कहेंगे कि पीठासीन अधिकारी के रूप में उनका चयन किया जाता है। जब ऐसा होता है तो वो व्यक्ति अपने पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी जो पद है वो पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि वो किसी तरीके का पक्षपात नहीं करेंगे, ऐसा किया जाता है। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी, पीठासीन अधिकारी अपने पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है तो भी उसको अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपवाद है कि एक विलय के संदर्भ में है और दूसरा पीठासीन अधिकारी के रूप में जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनको। अब यहाँ पे पहले एक और अपवाद हुआ करता था कि जब स्प्लिट होने का मतलब जब पार्टी से कुछ लोग निकल करके बाहर चले जाते थे, ठीक है, लेकिन उसको किसी संविधान संशोधन के तहत इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब केवल अपवाद के तौर पे एक यही प्रोविजन है जो विलय वाला है, जिसमें 2/3 मेंबर्स अगर सहमत होते हैं तो विलय हो जाता है और विलय होने के बाद अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगर कि अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं। तो इस कानून में अगर दल बदल की वजह से आपके ऊपर कोई अयोग्यता का इशू स्टार्ट होता है या फिर आप ये कहें कि अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न स्टार्ट होता है तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी है वो फैसला लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि निर्णय संसद सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का केस आता है कि क्या ये पीठासीन अधिकारी का फैसला है वो फाइनल होगा। तो यहाँ पे ये केस है कियोटो होलोहन मामला। कियोटो होलोहन केस जो था, इसके अंदर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी किसी दुर्भावना के साथ ये निर्णय किया गया है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब कि अल्टीमेटली उसे अदालत में पूछा जा सकता है और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है उसकी। ठीक है, तो ये कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पे अध्यक्ष की या फिर पीठासीन अधिकारी की शक्तियां हैं कि वही इस अयोग्यता से संबंधित सवाल पर फैसला करेगा, और वो उसका फैसला फाइनल नहीं है क्योंकि अगर उसने ये फैसला किसी दुर्भावना के साथ किया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज किया जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर इशू पे, जो शिवसेना वाला विवाद था। उसके अंदर ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जी अपने कुछ मेंबर्स को लेकर के शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी है वो मूल शिवसेना है और जो दूसरी पार्टी है उनके जो आप ये कह सकते हैं कि मेंबर है वो हमसे अलग हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये था कि दोनों गुट अपने आप को यही बोल रहे थे कि हम लोग ओरिजिनल शिवसेना है। तो ये प्रश्न जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट ने कुछ चीजें बोली। कोर्ट ने कहा कि जो एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना है या फिर जो आप ये कहें कि उनके द्वारा जो विप चुना गया है सदन में, क्योंकि तब तक एकनाथ जी जो है सीएम बन चुके थे, एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके थे, तो उन्होंने बोला कि ये फैक्शन जो है सीएम बना है, जो इन्होंने विप बनाया है, ये इलीगल है। लेकिन ये सवाल जो है डिसाइड करेगा अध्यक्ष, जो आपका स्टेट असेंबली का अध्यक्ष होगा वो डिसाइड करेगा। और फिर ये मामला अध्यक्ष के सामने आता है और अध्यक्ष ये जो है डिसाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष के द्वारा इसमें एक भूल हुई है। वो भूल ये है कि अध्यक्ष जो डिसाइड कर रहे हैं कि रियल में शिवसेना कौन सी है, वो उनके पास ये डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है। उनको सिर्फ ये अधिकार है कि आप ये देखें कि जिन्होंने ये पार्टी की मेंबरशिप छोड़ी है, क्या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वो मेंबरशिप छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ इन्होंने जो है स्टार्ट में दिया है कि कैसे ये यहाँ पे स्प्लिट होती है, कैसे दोनों दल अलग होते हैं, और यहाँ पे सवाल जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे उठाया जाता है। जो मूल शिवसेना उद्धव ठाकरे के अंदर में है, उन्होंने ये याचिका दायर की और उस याचिका के तहत हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे है अ पेटिशन वाज फाइल्ड बाय ओरिजिनल शिवसेना पार्टी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह हुई थी उस मीटिंग के अंदर। उसके अलावा जब पार्टी की मीटिंग्स हुई थी तो एकनाथ शिंदे और उनके साथ के कुछ
नेता थे वो मीटिंग में नहीं आए थे और फिर उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करके एक सरकार बना ली। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ये जो अलायंस फॉर्मेशन हुआ है जिससे सीएम बने हैं वो एक आप ये कह सकते हैं कि शिवसेना से बाहर निकल के इन्होंने किया है, तो ये मेंबरशिप के लिए ही अयोग्य है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून है, वो ये कहता है कि आप इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते। जब ये मामला यहाँ पे सामने आता है तो यहाँ पे एक बात आती है कि ये शिवसेना जो है अपने आप को अलग करके गई है, मतलब यहाँ पे एक स्प्लिट हुई है। और ये स्प्लिट वाला चीज जो मैंने आपको बताया कि ये अपवाद से निकाल दिया गया था। ठीक है, पहले ये नो डाउट अपवाद होता था, अगर आपके 1/3 लोग स्प्लिट कर जाते थे तो उनको अपवाद माना जाता था, उन पे अयोग्यता का कानून ये काम नहीं करता था, उन पे कोई किसी तरीके की अयोग्यता का प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन अब ये स्प्लिट जो है वो अपवाद नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये अपवाद नहीं है और आप अगर किसी दल से निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आप अयोग्यता के लिए आपके ऊपर प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज होती है। उसके बाद सवाल यह है कि वेदर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैज वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप और ऑफ हिज पार्टी और नॉट, कि उसने स्वेच्छा से जो है पार्टी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। अब यहाँ पे सवाल ये था, जबकि जब हम देखते हैं स्पीकर का जो जजमेंट आया, स्पीकर ने जो अपना फैसला सुनाया, उसने ये बोला है कि एकनाथ शिंदे जी के अंडर में जो शिवसेना है वो रियल शिवसेना पार्टी है। और उन्होंने ये कहा है शिवसेना के संविधान के आधार पर, शिवसेना का अपना एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत पार्टी की प्रोसीडिंग्स चलती है, उस प्रोसीडिंग्स के हिसाब से इन्होंने कहा है कि ये जो फैक्शन है शिवसेना का, उनकी 2018 के बाद जो इनकी लीडरशिप वगैरह थी वो उस संविधान के तहत नहीं थी। दूसरा, उनका जो उद्देश्य है वो अब एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी है, जो शिवसेना है, वो उनके उद्देश्य से ज्यादा मैच करती है। और इसके अलावा उन्होंने जो उनका संविधान है उसको देखा, उसके साथ उन्होंने देखा कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसकी है, किसके पक्ष में सबसे ज्यादा विधायक हैं। ठीक है, या फिर आप ये कहें कि असेंबली के मेंबर्स किसके पक्ष में ज्यादा है, और उन्होंने देखा कि एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में ज्यादा है, तो उन्होंने उनके फेवर में ये फैसला दिया। अब इस आर्टिकल में जो है ऑथर कह रहा है कि उन्होंने ये गलती की है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं था कि आप डिसाइड करें कि कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है। ठीक है, ये पावर किसके पास है? ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। ठीक है, हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही कहा था कि जो एकनाथ शिंदे के अंडर में जो शिवसेना की जो कुछ व्यक्ति हैं वो मतलब शिवसेना का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन वाला भी एंगल यहाँ पे ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया है। बट आगे देखते हैं हम लोग कि एक केस है जिसका नाम है राजेंद्र सिंह रामा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। इस केस के अंदर कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी से आप अलग होते हैं और फिर आप किसी दूसरी पार्टी से अलायंस करते हैं और गवर्नर के पास जाते हैं कि हमको सरकार बनानी है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप स्वेच्छा से छोड़ी है। और अगर ऐसा है तो फिर आपके ऊपर ये कानून लगेगा, दल बदल विरोधी कानून लगेगा और आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो इस केस में यही कहा गया था। ठीक है, और बाकी मैंने बताया कि ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 2 तरीके के ग्राउंड थे अपवाद में, एक था विलय करना और दूसरा था स्प्लिट करना, अलग हो जाना। तो स्प्लिट वाले को बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, तो उस तहत पे अगर हम देखें तो भी जो ये कुछ मेंबर्स एकनाथ शिंदे जी के साथ निकले हैं वो अयोग्यता का प्रश्न उनके ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर जो अभी करंट केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया था वो आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे के फेवर में नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी का जो फैसला जो स्पीकर ने दिया है वो पूर्ण रूप से एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के फेवर में है, उनके विप के फेवर में है। उन्होंने बोला कि ये जो सीएम बने हैं वो पूरी तरीके से वैध है, इसके अलावा जो विप बनाया गया है वो भी पूरी तरीके से कानूनन है। ठीक है, तो इस मामले में यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि स्पीकर ने कुछ गलतियां की है, क्योंकि जब स्प्लिट क्लियरली दिख रही है कि यहाँ से इन्होंने दल से निकल करके बाहर आए हैं, ये क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे ये सवाल होता ही नहीं है कि शिवसेना कौन सी असली पार्टी है या कौन सी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे ये स्प्लिट होती है उस टाइम पे एक ही शिवसेना थी और वो उद्धव ठाकरे के अंडर में थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में कवर की गई है। 10th शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर हिम टू डिसाइड दैट, इसमें यह कहा गया है कि जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी शिवसेना असली है वो 10वें शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी वाला भी मैंने आपको बता दिया कि जुडिशरी में भी जो फैसला आया था वो बेसिकली स्पीकर के फैसले से अलग है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में
सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र केस था, इसके अंदर जो फैसला दिया था वो कुछ इस तरीके का दिया था जो एकनाथ शिंदे के फेवर में नहीं था। बट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये सवाल जो है वो अयोग्यता का सवाल है जो दल बदल विरोधी कानून के अंडर में आता है, और उसके लिए जो पावर है वो कानून ने स्पीकर को या फिर अध्यक्ष को दे रखी है, इसलिए वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे अंत में जो ऑथर है उन्होंने ये कहा है कि ये डिसाइड करने का पावर कि पार्टी कौन सी पार्टी असली है या कौन सी पार्टी मूल पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है। ठीक है, और इन्होंने इस आर्टिकल को यही विराम दे दिया है। इसके बाद इन्होंने बताया नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, लेकिन फरवरी के अंदर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को भी शिवसेना माना है। ठीक है, इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बात यह है कि ये जो स्पीकर का फैसला होता है वो, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी दुर्भावना के अंतर्गत है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगला ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे अंडर में, वो शायद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि कह सकते हैं कि भाई किसी दुर्भावना के साथ ये किया गया है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जो पावर स्पीकर के पास था, और स्पीकर ने अपने कुछ लॉजिक दिए हैं उसमें, ये उन्होंने शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया है। इसके अलावा उन्होंने देखा है कि इनका लीडरशिप का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके की कार्यप्रणाली फॉलो करते हैं, और उसके अलावा इन्होंने देखा है कि कितने ज्यादा जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इन सारे फैक्टर को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मेजोरिटी जो शिवसेना की है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, इसलिए एकनाथ शिंदे के अंडर में जो शिवसेना है उसे ही मूल शिवसेना यहाँ पे माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ पूरा विवरण था जो इस आर्टिकल में दिया गया था, हमने इसको डिटेल में इसकी बात की। अब इसके बाद हम लोग एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी उपबंध दिए गए हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस है दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब इसमें से आपको जो है सही उत्तर का चुनाव करना है और उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ मैं आपसे जो है इस वीडियो को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।